वालेकुम मेरे बेटे। अब जो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स, अब इसमें मेरे बेटे दो जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। वन इज मेरे बेटी पॉली एम्ब्रियोनी और पॉली एम्ब्रियोनी के अलावा बेटा इसमें एक और क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, दैट इज पार्थेनोकार्पी। आज मेरे बेटे इन्हीं दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। वन पॉली एम्ब्रियोनी और पॉली एम्ब्रियोनी के बाद हम डिस्कस करेंगे पार्थेनोकार्पी। देखिए बेटे, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? जैसे हमें नाम बोलता है, बहुत सारे एम्ब्रियो। पॉली मीन्स मनी, एम्ब्रियोनी आपको पता है इट्स एन एम्ब्रियो। बहुत सारे एम्ब्रियो होना, द कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। पहले मेरे बेटे जनरल केस लेंगे। हमारे पास ओव्यूल हुआ करता था, ओव्यूल मैच्योर होके कन्वर्ट किस में हो गया बेटे? सीड में। और सीड जब इसने बनाया बेटा, नॉर्मल कंडीशन है सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होगा। दिस इज द नॉर्मल केस। वी हैव एन ओव्यूल, ये मैच्योर होके सीड में कन्वर्ट हुआ और सीड के अंदर बेटे प्रेजेंट होगा क्या? एक एम्ब्रियो। द कंडीशन इज नॉर्मल, दिस कंडीशन इज नॉर्मल। मगर अब पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी एक ऐसा केस है जहां ओव्यूल था, ओव्यूल मेरे बेटे सीड में कन्वर्ट हुआ, मगर सीड में अचानक से एक के बदले हमने देखा बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट है। होना चाहिए था एज अ रूल एक एम्ब्रियो, मगर हमने बहुत सारे एम्ब्रियोज देखे। इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये मेरे बेटे असल में डायग्नोस्टिक फीचर था जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज होना ये आम बात थी। बट रिसेंटली लेवेनहुक जो है, लेवेनहुक ने बहुत सारे एम्ब्रियोज देखे कुछ एंजियोस्पर्म्स में भी, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ ऑरेंज, और इसलिए कहा कि ये पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये अब खाली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ओनली अप टू जिम्नोस्पर्म्स, ये अब आजकल हम देखते हैं किनमें? एंजियोस्पर्म्स में भी। तो ख्याल रखना मेरे बेटे, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होना है? ओव्यूल एक है, ओव्यूल से एक सीड बना, एक सीड के अंदर नॉर्मल एक एम्ब्रियो होगा। बट चूंकि एक कंडीशन देखी गई जहां पे ओव्यूल एक था, उससे सीड एक बना, मगर उस एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, उसी कंडीशन को हमने पॉली एम्ब्रियोनी नाम दिया। और मैंने आपको बोला ये असल में डायग्नोस्टिक फीचर था जिम्नोस्पर्म्स का, बट रिसेंटली जो है इसको देखा गया है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स बाय दिस एंटनी वॉन लीवेनहुक, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ ऑरेंज। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज। शाबाश, पहला पॉइंट आप मेरे साथ नोट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज। मल्टीपल एम्ब्रियोज होना चाहिए था मेरे बेटे एक एम्ब्रियो, मगर यहां बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज inside, shabash, inside the single ovule or seed, क्योंकि ovule से ही आगे seed बनता है। Inside the single ovule or seed is known as polyembryony। पहला हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, हमने कहा एक सीड है, एक ओव्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज होना। नॉर्मली एक होता है, बट अगर बहुत सारे होंगे उसी कंडीशन को हम बेटे नाम देते हैं क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। अगला पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लीवेनहुक। It was discovered by Antony von Leeuwenhoek in orange. या हम कहेंगे सिट्रस फ्रूट्स में, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन्स, ऑरेंज, उन्हीं में पहली बार ये डिस्कवर हुआ। डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लीवेनहुक इन ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स। ब्रैकेट में लिखना 1719 में। 1719 में। Next, polyembryony is a characteristic feature of gymnosperms.
जिम्नोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी होना ये आम बात है, मगर एंजियोस्पर्म में इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया था? लेवेनहॉक ने। पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ characteristic feature of gymnosperms Polyembryony is a characteristic feature of gymnosperms, but has also been seen in some angiosperms. अब बेटे या तो पॉलीएम्ब्रियोनी खुद से होगी, नेचुरल, बाय नेचुरल, हमने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद कुछ एंजियोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। That type of polyembryony is known as spontaneous polyembryony. तो मेरे बेटे अगर आपको कोई बोलेगा spontaneous polyembryony क्या है, आप क्या बोलोगे? जो खुद से, जो नेचुरली पॉलीएम्ब्रियोनी होगी, that's known as spontaneous. दूसरा हो गया, हम कुछ केमिकल्स यूज करेंगे, हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप करने के लिए, जो आपने आर्टिफिशियली पॉलीएम्ब्रियोनी की, दैट्स नोन एज इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। और जो खुद से बाय नेचर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है बेटे, दैट्स नोन एज स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसमें आप एक और पॉइंट लिखेंगे, इफ पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप्स नेचुरली, then it's called as spontaneous polyembryony. Then it is called as spontaneous polyembryony. But if it is developed artificially, अगर artificially हमने कराया, but if it is developed artificially, it's called as induced polyembryony. But if it is developed artificially, it's called as induced polyembryony. शाबाश। देखिए बेटे, अब हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस क्या है? We have got an ovule. ख्याल रखना मेरे बेटे, ओव्यूल में ये आपने देखा, ये इंटीगमेंट्स हैं, इनर इंटीगमेंट, दिस इज आउटर इंटीगमेंट। ये न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, एबनॉर्मली होने चाहिए थे एक, बट आपको दिखाई दे रहे हैं एबनॉर्मली क्या? 3 एम्ब्रियो सैक्स। ये एक एबनॉर्मल फीचर है, आपने देखा बेटे, देयर इज एन ओव्यूल, बट इस एक ओव्यूल के अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक्स है। अब जाहिर सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें भी एग है, इसमें भी एग है, इसमें भी एग है, 3 एम्ब्रियो सैक्स का मतलब 3 एग्स, और 3 एग्स जब फर्टिलाइज करेंगे तो 3 जाइगोट्स बनेंगे, 3 जाइगोट से आगे क्या बनेंगे? 3 एम्ब्रियोस। मींस जब ओव्यूल एक होगा, इस एक ओव्यूल के अंदर एबनॉर्मली एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक्स होंगे, तो बेटे जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस यूज अगर हम करेंगे तो यहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे एम्ब्रियोस बनेंगे। तो ऐसे ओव्यूल को जब आप सीड में देखोगे कन्वर्ट होते हुए, उस सीड के अंदर एक नहीं बल्कि 3 एम्ब्रियोस आपको मिलेंगे। ये भी तो पॉलीएम्ब्रियोनी है, बट दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज नोन एज सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी। शाबाश। सर मेरे बेटे मुझे बोलो, सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? सर सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? देयर इज अ सिंगल ओव्यूल, दैट सिंगल ओव्यूल कंटेन्स एबनॉर्मली मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक्स, and more than 1 embryo sacs means each embryo sac develops its own embryo. अगर 3 embryo sacs हैं, 3 embryos बनेंगे, 4 embryo sacs हैं, 4 embryos बनेंगे। इसका मतलब जितने अंदर embryo sacs बनेंगे होंगे उतने ज्यादा embryos बनेंगे। इस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी को हम नाम देते हैं सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी। मगर सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें तो कॉमन सेंस है, जितने ज्यादा एम्ब्रियो सैक्स होंगे उतना ज्यादा एम्ब्रियोस बनेंगे। अब ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी फिर किसको बोलेंगे? ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? यहां मैंने फिर से ओव्यूल बनाया, ये इनर इंटीगमेंट है, ये आउटर इंटीगमेंट है, और नॉर्मली इसके अंदर आपने देखा मेरे बेटे एक ही एम्ब्रियो सैक है, बट एक ही एम्ब्रियो सैक बनाने के बावजूद भी जब ये सीड में कन्वर्ट होता है मेरे बेटे, आप देखते हो इसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियोस आपको मिलेंगे। अब ये आए कहां से? वही हमें पढ़ना है, उसी का मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, बट दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज नोन एज ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। अब मेरे बेटे मुझे बोलो, हमें डिस्कस ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी करनी है कि सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी? शाबाश। सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी तो सिंपल है, कॉमन सेंस यूज करो, जितने अंदर एम्ब्रियो सैक्स होंगे उतने ज्यादा एम्ब्रियोस बनेंगे, उसमें तो पढ़ना कुछ नहीं है। बट यहां मसला है, अगर ओव्यूल एक था, अगर एम्ब्रियो सैक एक था, अब बनना भी एक ही एम्ब्रियो चाहिए था, बट ये बाकी एम्ब्रियोस आए कहां से? इस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी को ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी हम नाम देते हैं, और इसी ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी का मैकेनिज्म बेटे हमें डिस्कस करना है। तो अभी आप लाइन एक लिखेंगे, व्हेन मनी एम्ब्रियोस आर फॉर्मड
from, shabash, when many embryos are formed from separate embryo sacs, अलग अलग embryo sacs से जब वो बनेगी, when many embryos are formed from, shabash, separate embryo sacs, when many embryos are formed from separate embryo sacs present inside the single ovule, it's called as pseudopolyembryony. When क्या लिखा मेरे बेटे आपने, many embryos are formed from separate embryo sacs present inside the single ovule, it's called as pseudopolyembryony. Next, when many embryos are formed, inside the ovule from, कहां से, from single embryo sac. When many embryos are formed inside the ovule from single embryo sac, it's called as true polyembryony. अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी. हम टाइप्स भी लिखेंगे और टाइप्स के साथ साथ हम मेथड्स भी डिस्कस करेंगे, किस मेथड से कैसे ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी हुआ. असल में सीडो पॉलीएम्ब्रियनी, इट इज ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी. जो हम ये टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी के डिस्कस कर रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी, ये टाइप्स भी हैं, ये इसके मेथड्स भी हैं, क्योंकि मेथड्स के बेसिस पे ही हमने इसको दो टाइप्स में जो है वो कन्वर्ट किया है. वन इज कॉल्ड एज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी, और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी के अलावा मेरे बेटे देयर इज वन मोर टाइप नोन एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी. ख्याल रखना, ये टर्म्स कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं. एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी, तो जो ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी है उसके दो तरीके हैं, और उन्हीं तरीकों के बेसिस पे हम इसके दो टाइप्स बनाए हैं. एक है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी, दूसरा है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी. समझना मेरे बेटे बात को. होगा क्या, होगा बेटे ऐसे, दिस ओव्यूल विल बी सिंगल, क्योंकि ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी है इसलिए सिंगल ओव्यूल के अंदर होगा सिंगल एम्ब्रियो सैक, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स नहीं होंगे. अब मेरे बेटे फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये मेल गेमेट एग के साथ फ्यूज हुआ, इन्होंने सबसे पहले डिप्लॉइड जाइगोट बनाया. क्या बनाया मेरे बेटे? डिप्लॉइड जाइगोट. अब जैसे मेरे बेटे डिप्लॉइड जाइगोट बना जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद, आपने जनरेटिव फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, ओव्यूल एक था, एम्ब्रियो सैक एक था, एग एक था, मेल गेमेट के साथ फ्यूज हुआ, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुई, इसने डिप्लॉइड जाइगोट बनाया. जैसे बेटे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद इसका क्लीवेज होगा, ये ब्रेक होगा. इस जाइगोट के फॉर एग्जांपल 4 हिस्से हो गए, और हर एक हिस्से से अपना अपना अलग अलग एम्ब्रियो बनेगा. इस जाइगोट को जब क्लीवेज हुआ, इसका जब ब्रेकेज हुआ, इसके 4 हिस्से हो गए, 4 टुकड़े बन गए, और हर एक टुकड़े से अलग अलग एम्ब्रियो बनेगा. इस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी को हम नाम देते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी. अब मुझे बोलो बेटे, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी में अगर ओव्यूल एक था, अगर एम्ब्रियो सैक एक था, अगर इसमें एग एक था, मुझे बोलो एक से ज्यादा एम्ब्रियोज फिर कहां से आए? सर असल में जाइगोट एक बना था जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद, उसी जाइगोट का क्लीवेज हुआ, वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद जितने इसके फ्रेगमेंट्स बने, हर एक एक फ्रेगमेंट से अलग अलग एम्ब्रियो बना. इससे एक बना, इससे एक और बना, इससे एक और बना, इससे एक और बना. तो इस टाइप ऑफ ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी को हम नाम देते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी. एक और होता है एडवेंटिव. एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी में मेरे बेटे क्या होगा, ख्याल रखना, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी में फिर से कंडीशन यही है, ओव्यूल एक है, एम्ब्रियो सैक एक है, एम्ब्रियो सैक में एग एक है, एग एक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे बेटे एक ही एम्ब्रियो बनेगा. मगर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी में क्या होगा, यहां क्या होता है, यहां जाइगोट ब्रेक नहीं होगा, यहां जाइगोट का क्लीवेज नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल मेल गेमेट आया, एग के साथ फ्यूज हुआ, तो नॉर्मल एम्ब्रियो नंबर 1 बनाया. अब बाकी एम्ब्रियोज फिर कहां से आएंगे? या तो एंटीपोडल से एक आएगा, या तो सिनर्जिड से आएगा, या तो सिनर्जिड और मेल गेमेट फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाएगा, या तो एंटीपोडल और मेल गेमेट फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाएगा. तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी में ख्याल रखना, बाकी एम्ब्रियोज जो
आते हैं वो या तो सिनर्जिड से आएंगे, या तो फ्यूज्ड सिनर्जिड से, या तो अनफ्यूज्ड सिनर्जिड से। या तो सिनर्जिड से मेल गीमेट फ्यूज करके एम्ब्रियो बनेगा, या फ्यूज करने के बगैर। या तो एंटीपोडल से एम्ब्रियो बनेगा, फ्यूज्ड एंटीपोडल से या अनफ्यूज्ड एंटीपोडल से। सेंट्रल न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर से भी एम्ब्रियोज बनते हैं। इस टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी को हम नाम देते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ मेरे बेटे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी? सर, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में जाइगोट ब्रेक होगा, जितने हिस्से होंगे उतनी नए एम्ब्रियोज बनेंगे। व्हाट अबाउट एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी? सर, जाइगोट का हिस्सा वैसा यहां नहीं होगा, यहां नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा, नॉर्मल एम्ब्रियो नंबर 1। मगर जो बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं, या तो वो सिनर्जिड से बनेंगे, या तो एंटीपोडल से बनेंगे, या तो पोलर न्यूक्लियर से बनेंगे, या तो फ्यूज होके बनेंगे, या तो फ्यूजन होने के बगैर बनेंगे। तो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी इज नोन एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में एक लाइन देखेंगे आप, here multiple embryos develop, शाबाश, here multiple embryos develop by the cleavage of zygote। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में आप लिखेंगे एक लाइन मेरे बेटे, here multiple embryos develop by the cleavage of zygote। that is, उसका मतलब क्या है? zygote breaks early in the development। zygote breaks early in the development। एम्ब्रियो बनाने से पहले ही ये ब्रेक होता है। zygote breaks early in the development and each fragment forms new embryo, and each fragment forms separate embryo, and each fragment forms separate embryo। That's embryo breaks early in the development, zygote breaks early in the development, zygote breaks early in the development and each fragment forms separate embryo। इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल, ये कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहां पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम एंजियोस्पर्म्स लाइक ऑर्किड्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम एंजियोस्पर्म्स लाइक ऑर्किड्स, निकोशियाना। For example, gymnosperms and some angiosperms like, बेटे क्या क्या लिखा? Orchids, निकोशियाना, शाबाश। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में आप लिखेंगे, here additional embryos develop, ओव्यूल के बाकी किसी हिस्से से भी बनेंगे, या तो सिनर्जिड से, या तो पोलर न्यूक्लियर से, या तो एंटीपोडल से, या तो इंटीगमेंट से, या तो न्यूसेलस से। ओव्यूल के बाकी हिस्से से भी एम्ब्रियोज बनते हैं। उस टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी को हम क्या बोलते हैं ना? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो उसमें आप लिखेंगे हियर एडिशनल एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ ओव्यूल। हियर एडिशनल एम्ब्रियोज, एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो एग से बनेगा, वो तो बनना ही था, वो तो नॉर्मल एम्ब्रियो है। मगर उस नॉर्मल एम्ब्रियो के बगैर जो बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज है ना, वो ओव्यूल के किसी भी हिस्से से बनेंगे। हियर एडिशनल एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ ओव्यूल लाइक synergids, antipodes। Here additional embryos develop from any other part of ovule like, एग से तो बनना ही बनना है, एग के बगैर अगर कोई हिस्सा एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करता है, that type of embryony is adventive polyembryony। Here additional embryos develop from any other part of ovule like synergids, antipodals, integments, etc. Integuments, etc. For example, एरिस्टोलोकिया से बाकी एम्ब्रियोज बनते हैं सिनर्जिड से, मगर अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड। जरा बेटा वो मुझे बोलो, अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड का मतलब क्या है? सिनर्जिड इस एरिस्टोलोकिया में बाकी एम्ब्रियोज बनाता है, मगर किसी के साथ फ्यूज यूज करके नहीं। ये मेल गीमेट के साथ फ्यूज नहीं होता है, फ्यूजन के बगैर ये नया एम्ब्रियो बनाता है। इसका मतलब यहां आप एक चीज मुझे बोल सकते हो, एरिस्टोलोकिया में जब मेन एम्ब्रियोज के अलावा अब बाकी एम्ब्रियोज होंगे जो सिनर्जिड से बने हुए होंगे विदाउट फ्यूजन, वो होंगे मेरे बेटे हैप्लॉइड। जरा मुझे बोलो कैसे? सिनर्जिड है ना खुद हैप्लॉइड, सिनर्जिड खुद हैप्लॉइड है,
इसने किसी के साथ फ्यूजन नहीं किया, इसने डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाया एरिस्टोलोकिया में, तो वो डायरेक्ट एम्ब्रियो मेरे बेटे खुद क्या होगा, एन। अदरवाइज आपको पता है एम्ब्रियो जो है डिप्लॉयड होगा, मगर एरिस्टोलोकिया में जो फ्यूजन के बगैर सिनर्जिड ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाया मेरे बेटे, वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा। इसका मतलब एरिस्टोलोकिया के हम हैप्लॉइड प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। एरिस्टोलोकिया अदरवाइज 2n है, मगर अगर आप चाहोगे आप इसके हैप्लॉइड प्लांट्स भी बना सकते हो। कैसे? क्योंकि जो इसके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं, उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो हैप्लॉइड है, जो कहां से बना, सिनर्जिड से बना, विदाउट एनी फ्यूजन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, उससे आप बना सकते हो हैप्लॉइड एरिस्टोलोकिया प्लांट्स। तो इसमें आपने एग्जांपल 1 लिखा, एरिस्टोलोकिया अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड, जो खुद एन था, किसी के साथ फ्यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाया। उस डायरेक्ट एम्ब्रियो की जर्मिनेशन के बाद आपको मेरे बेटे एरिस्टोलोकिया के प्लांट्स तो मिलेंगे, मगर वो डिप्लॉयड नहीं होंगे। दोस प्लांट्स विल बी हैप्लॉइड इन नेचर। एक और एग्जांपल इसमें आप लिखेंगे अर्जिमोन, एर्जिमोन प्लस सेजिटेरिया, एर्जिमोन प्लस सेजिटेरिया। इसमें एरो डाल के लिखेंगे आप मेरे बेटे, एर्जिमोन प्लस सेजिटेरिया। ये भी सिनर्जिड से बनाते हैं, मगर फिर एरिस्टोलोकिया और इसमें क्या डिफरेंस है? ये बनाते हैं मेरे बेटे फर्टिलाइजर सिनर्जिड। वो क्या मतलब हुआ फर्टिलाइजर सिनर्जिड? इस बार सिनर्जिड मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। खुद ये एन था, जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ ये 2n बना, तो इसका मतलब इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी एम्ब्रियो होगा मेरे बेटे क्या, 2n। तो यहां से जो प्लांट बनेगा वो प्लांट भी क्या होगा, 2n। तो 2 एग्जांपल्स मैंने एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में आपको लिखा है। एक एरिस्टोलोकिया जहां सिनर्जिड से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनेंगे मगर फ्यूजन के बगैर, तो उससे हम हैप्लॉइड प्लांट्स बना सकते हैं एरिस्टोलोकिया के। दूसरा अर्जिमोन और सेजिटेरिया, जहां फर्टिलाइजर सिनर्जिड जो है उससे बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं। और जब मैं कह रहा हूं फर्टिलाइजर सिनर्जिड, मतलब ये मेल गैमेट के साथ पहले फ्यूज हुआ होगा, तो यहां एम्ब्रियो नॉर्मल डिप्लॉयड ही होगा। अब मेरे बेटे मुझे बोलिए सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होगी? पॉलीएम्ब्रियोनी की मुझे सिग्निफिकेंस बोलो। सिग्निफिकेंस नंबर 1, अगर आपके पास कोई डिप्लॉयड प्लांट है जैसे एरिस्टोलोकिया, पॉलीएम्ब्रियोनी अप्लाई करके आप उसका हैप्लॉइड प्लांट भी बना सकते हैं। और फिर हम नेचर में देखेंगे एरिस्टोलोकिया का डिप्लॉयड प्लांट ज्यादा सक्सेसफुल होगा कि उसका हैप्लॉइड प्लांट। तो किसी भी स्पीशीज के अगर आपको हैप्लॉइड प्लांट्स बनाने होंगे तो आप पॉलीएम्ब्रियोनी यूज कर सकते हो। सिग्निफिकेंस नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। सिग्निफिकेंस नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। कैसे? फ्रॉम हैप्लॉइड सिनर्जिड्स, फ्रॉम हैप्लॉइड सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स। या आप एंटीपोडल से एम्ब्रियो बना या सिनर्जिड से एम्ब्रियो बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो उससे एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, और इस एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो इसकी पहली सिग्निफिकेंस है बेटे फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम हैप्लॉइड सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस नंबर 2, जब मेरे बेटे मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है, पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद ये बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है मेरे बेटे नया प्लांट। मुझे बोलो ये एक जेनेटिक मेकअप था, ये दूसरा जेनेटिक मेकअप था। जब ये आपस में मिक्स हुआ, जाइगोट डिफरेंट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो डिफरेंट बना, और एम्ब्रियो जर्मिनेट करने के बाद एक नया ही प्लांट जो है उसको जन्म देता है, जिसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। मगर कभी कभी आप क्या करते हो, इसका मतलब जब जब एम्ब्रियो बनेगा मेल और एग के फ्यूजन से, उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू द पेरेंट। मगर कभी कभी हम चाहते हैं जो पेरेंट होगा उसमें चेंज ना आए। कभी हमारे पास पेरेंट प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, हम चाहते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें मगर उनमें कोई चेंज ना आए। मगर ये कैसे पॉसिबल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो चेंज आता है, इससे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, इसलिए हम पॉलीएम्ब्रियोनी यूज कर सकते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे आप यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल ये आप समझना, ये वाला पॉइंट, हमने यहाँ ओव्यूल लिया, ये इसका अंदर जाके मेरे बेटे एम्ब्रियो सैक है, ये इसका एग है, ये 3 एंटीपोडल्स, ये 2 पोलर न्यूक्ली। यहां से मेल गैमेट आया, वो एग के साथ फ्यूज हुआ, पहले जाइगोट बना फिर एम्ब्रियो बना। जो एम्ब्रियो इस बार बना, चूंकि ये बना बाय द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये होगा डिफरेंट देन पेरेंट। मगर अगर आप पॉलीएम्ब्रियोनी अप्लाई करोगे, इस सिनर्जिड से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाओगे, दूसरा एम्ब्रियो। कहां से मैंने बनाया? डायरेक्ट सिनर्जिड से। क्या ये फ्यूज यूज हुआ? नहीं, ये था ना ओरिजिनल पेरेंट जैसा।
और मैंने ओरिजिनल पेरेंट जैसा ही एम्ब्रियो बनाया, डायरेक्ट सिनर्जिड से, डायरेक्ट एंटीपोडल से, विदाउट मिक्सिंग। इसका मतलब जब आप सिनर्जिड या एंटीपोडल को किसी के साथ फ्यूज नहीं करोगे, पॉली एम्ब्रियोनिक अप्लाई करके इनसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनाओगे, फिर वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज मेरे बेटे जब जर्मिनेट होंगे ना, वो नए प्लांट्स तो बनाएंगे, वो नए प्लांट्स 100% ओरिजिनल पेरेंट जैसे होंगे, उनमें कोई चेंज भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई वैरायटी आपके पास ऐसी है, आप नहीं चाहते इसमें कोई चेंज आए, आप अगर वैसा ही प्लांट चाहते हो, आप पॉली एम्ब्रियोनिक करो, उसके सिनर्जिड से नया एम्ब्रियो बना, उसके एंटीपोडल से नया एम्ब्रियो बना, और जब वो एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा वो आपको बराबर ओरिजिनल पेरेंट जैसा ही नया प्लांट देगा। तो इसका मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स, अगला सिग्निफिकेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स। अगर आप चाहते हो पेरेंटल कैरेक्टर में कोई चेंज वेज ना आए, तो आप पॉली एम्ब्रियोनिक अप्लाई कर सकते हो। प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स बाय यूजिंग एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनिक। प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स बाय यूजिंग एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनिक, by using adventive polyembryony। सर बेटा मुझे बोलो, इस वाले सिग्निफिकेंस में आप क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जाइगोट पहले ही बना होता है, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर संगोमुख, उसके बाद जाइगोट ब्रेक होगा और हर एक हिस्से से नया नया एम्ब्रियो बनेगा। इससे आप पेरेंटल कैरेक्टर को प्रिजर्व नहीं कर सकते क्योंकि मिक्सिंग हुआ है, जाइगोट में मिक्सिंग हुई है, मिक्सिंग के बाद ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद हर एक फ्रेगमेंट नया नया एम्ब्रियो बनाएगा, मगर इसमें मिक्सिंग हुई है, इसमें आप पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व करना है, आपको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी यूज करनी है। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप ऐसे याद रखेंगे, एक तो ये अप्लाइड प्लांट्स बनाने के काम आता है, और चूंकि इसमें सिनर्जिड से हम एम्ब्रियो बना सकते हैं, एंटीपोडल से एम्ब्रियो बना सकते हैं, न्यूसिलस से एम्ब्रियो बना सकते हैं, इंडिगमेंट से बना सकते हैं, तो वो एम्ब्रियो जो है 100% जेरॉक्स कॉपीज होंगी किनके, अपने पेरेंट्स के। तो इसलिए पेरेंटल कैरेक्टर को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो आप एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी यूज कर सकते हो। Now, Betty, there is one more topic that is parthenocarpy. Parthenocarpy, शाबाश। पार्थेनोकार्पी एक और टर्म है जो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, टर्म गिवन बाय नॉल, पहला पॉइंट, टर्म गिवन बाय नॉल, शाबाश, टर्म गिवन बाय नॉल, NOLL। अब नॉल ने इसको कैसे डिफाइन किया? नॉल डिफाइंड इट एज, शाबाश, नॉल डिफाइंड इट एज, पार्थेनोकार्पी हम डिस्कस करें, अभी मैंने बोला ही नहीं है ये क्या है, मैंने पहला पॉइंट इसमें बोला ये टर्म जो है ये दी थी नॉल ने। अब नॉल ने इसको कैसे डिफाइन किया? नॉल डिफाइंड इट एज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन, शाबाश, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन। तो अगर आपको कोई बोलेगा पार्थेनोकार्पी को नॉल ने कैसे डिफाइन किया, इसने कहा फ्रूट बनना मगर पॉलिनेशन के बगैर, दैट टाइप ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट, पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन। मगर निट्स, NITSCH, एक और साइंटिस्ट है, इसने पार्थेनोकार्पी को कैसे डिफाइन किया? निट्स डिफाइंड इट एज formation of fruits without fertilization, formation of fruits without fertilization, ख्याल रखना, formation of fruits without fertilization। नॉल ने बोला पार्थेनोकार्पी जो है इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन, निट्स ने कहा इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसने कहा फ्रूट बनना पॉलिनेशन के बगैर, निट्स ने कहा फ्रूट्स का बनना फर्टिलाइजेशन के बगैर। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हम आगे देखेंगे, मगर अब इससे हम अपना एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चाहे फ्रूट बने पॉलिनेशन के बगैर, चाहे फ्रूट बने फर्टिलाइजेशन के बगैर, होना बस एक चीज है। इन दोनों केसेस को अप्लाई जब आप करोगे मेरे बेटे, तो फ्रूट आपको ऐसा मिलेगा जब आप कहते हो पॉलिनेशन के बगैर, जब आप कहते हो फर्टिलाइजेशन के बगैर। इन दोनों प्रोसेस के बगैर इसमें सीड ही नहीं बनेगा। फ्रूट तो बनेगा मगर सीड नहीं बनेगा, क्योंकि ना पॉलिनेशन हुआ है ना फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब फ्रूट तो बना मगर फ्रूट के अंदर सीड नहीं है, इसलिए हम अपनी डेफिनेशन लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स बट विदाउट सीड्स। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पार्थेनोकार्पी।
तो नॉर्म ने बेटा डिफाइन किया इसको फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन, निट्स ने डिफाइन किया फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने दोनों से कंक्लूजन क्या निकाला? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स का बनना जिसमें अंदर से सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाट आई कॉल पार्थेनोकार्पी। जैसे आपने मैंगो खाया, बनाना खाया होगा। बनाना जब आप खाते हो अंदर कोई सीड भी नहीं होता है, बिकॉज बनाना इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसमें फ्रूट्स बनते हैं बट विदाउट सीड्स बाय प्रोसेस नोन एज पार्थेनोकार्पी। आपने पाइनएप्पल खाया होगा, पाइनएप्पल फ्रूट है, अंदर कहीं पे सीड नहीं होता है, फिर से क्योंकि वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। इसका मतलब पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जहां फ्रूट्स बनेंगे या तो विदाउट पॉलिनेशन या तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मगर ओवरऑल होना क्या है? ये फ्रूट होगा विदाउट सीड्स। अब पार्थेनोकार्पी या तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी है जैसे पाइनएप्पल में होगा, जैसे बनाना में होगा, या आप इसको इंड्यूस करा सकते हो खुद से भी। तो आप इसमें पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे, पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ, शाबाश, तीसरा पॉइंट, पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ formation of seedless fruits. Parthenocarpy is the process of formation of seedless fruits. Parthenocarpy is the process of formation of seedless fruits. शाबाश। Parthenocarpy is the process of formation of seedless fruits. या आप खुद करा सकते हो पार्थेनोकार्पी, या तो किसी में नेचुरली होता है। अगर आप देखेंगे हमारे पास एक कैटेगरी है ऑरेंज की, जिनको बेटे हम नाम देते हैं नोवेल ऑरेंज। नॉर्मल ऑरेंज में क्या होता है आपको पता है? जब हम नॉर्मल ऑरेंज खाते हैं, नॉर्मल ऑरेंज के अंदर सीड्स होते हैं। जब आप ये ऑरेंज कंज्यूम करते हो तो सीड्स आपको अंदर से इरिटेट करते हैं। सीड्स भी हम खा जाते हैं तो थोड़ा बहुत कस्टमर को फील जो है वो इरिटेशन होता है। इसलिए आजकल क्या है मार्केट में अवेलेबल नॉर्मल ऑरेंज, जिनमें हमने पार्थेनोकार्पी की है, खुद से पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कराई, नेचुरल पार्थेनोकार्पी नहीं है। तो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी की वजह से इन ऑरेंज में क्या है, अंदर सीड्स नहीं मिलेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इनको खा सकते हो। तो ऐसे ऑरेंज को हम नाम देते हैं नॉवेल ऑरेंज। एंड रिमेंबर नॉवेल ऑरेंज इज एन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो बेटा ये जो पार्थेनोकार्पी है, या तो ये कुछ फ्रूट्स में नेचुरली होता है, जैसे पाइनएप्पल मैंने कहा, जैसे बनाना मैंने कहा, या तो कुछ फ्रूट्स में आप खुद से कराते हो। अब मुझे बोलो मेरे बेटे, जो पोमेग्रेनेट होता है, अब मुझे बोलो पोमेग्रेनेट में हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, कौन सा पार्ट जो है वो हम कंज्यूम करते हैं? या अगर आलमंड देखेंगे, आलमंड में हम कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं? मेरे बेटे चाहे आप पोमेग्रेनेट ले लो, चाहे आप आलमंड ले लो, इसके सीड्स को हम खाते हैं। अगर से आलमंड नहीं से सीड ही खावा, अगर से दान नहीं पोमेग्रेनेट, इसमें भी आप सीड ही खाते हो। अब मुझे बोलो, क्या इन दो फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी करना अक्लमंदी है कि बेवकूफी है? बेटा जब आप पार्थेनोकार्पी करते हो, आप सीड्स को बनने नहीं देते हो, तो फ्रूट बनता है सीड के बगैर। मगर नमन दोन मच नहीं, सीड ही खावान। अगर इस पार्थेनोकार्पी करो, अगर हम पोमेग्रेनेट में पार्थेनोकार्पी करेंगे, सीड बनने नहीं देंगे। अगर हम आलमंड में पार्थेनोकार्पी करेंगे, सीड बनने नहीं देंगे। तो मुझे बोलो खाएंगे क्या? इसका मतलब इन दो फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी करना बेवकूफी है, सीड को न बनने देना बेवकूफी है, क्योंकि इन दोनों फ्रूट्स में जो हम हिस्सा खाते हैं ना, वो असल में सीड ही होता है। इसका मतलब पार्थेनोकार्पी सोच समझ के करनी होती है। किसी फ्रूट का हम सीड खाते हैं, उसमें पार्थेनोकार्पी नहीं करनी है। अब जिसका आप सीड नहीं खाते हो, जैसे आप बनाना लीजिए, पाइनएप्पल लीजिए, ऑरेंज लीजिए, वहां आप सीड नहीं खाते हो, तो वहां पार्थेनोकार्पी कर सकते हो। तो अगला पॉइंट, इट इज यूजलेस, it is useless to induce parthenocarpy. Shabash. It's useless to induce parthenocarpy. It's useless to induce parthenocarpy in किसमें? It's useless to induce parthenocarpy in almond and pomegranates. In almond and pomegranates, it's useless to induce parthenocarpy in pomegranate and almonds. क्यों? As seed is the edible part. क्योंकि उसमें हम सीड ही खाते हैं। As seed is the edible part. As seed is the edible part. शाबाश। अब देखिए मेरे बेटे, टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी, इसके 3 टाइप्स, शाबाश ध्यान रखना। नंबर 1 टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज नोन एज जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। जेनेटिक पार्थेनोकार्पी मींस इसमें हम जीन्स, क्रोमोसोम्स,
में चेंज लाते होंगे, म्यूटेशंस करते होंगे और उन म्यूटेशंस की वजह से सीड्स नहीं बनते होंगे। दैट टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज नोन एज जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। एक हो गया एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी मींस आपको जीन्स के साथ कुछ नहीं करना है, आपको कुछ खास किस्म के एनवायरमेंटल कंडीशंस देनी है, या टेम्परेचर ज्यादा रखो या टेम्परेचर कम रखो या मॉइस्चर कम रखो या आइसी कंडीशंस दे दो, स्नोई कंडीशंस दे दो, उस केस में भी सीड्स का बनना रुक जाता है। दैट टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज नोन एज एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में ओवरऑल हमारा मकसद है सीड को बनने नहीं देना है, या म्यूटेशन करके सीड बनना रोक लीजिए, उसको आप जेनेटिक पार्थेनोकार्पी नाम देते हैं, या कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस दीजिए और उससे भी सीड्स बनना जो है वो रुक जाते हैं। दैट टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज नोन एज एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। या इवन आप कुछ केमिकल्स भी यूज कर सकते हो और केमिकल्स यूज करके भी सीड बनना जो है वो स्टॉप हो जाता है। दैट टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी is known as chemical पार्थेनोकार्पी। तो शाबाश, पार्थेनोकार्पी में हमारा बेसिक्स क्या है? सीड बनना नहीं, हमें सीड को बनने नहीं देना है। तो आप कैसे सीड बनने को रोकेंगे? तीन तरीके, या तो म्यूटेशंस करो जीन लेवल पे, उसको हम जेनेटिक पार्थेनोकार्पी बोलेंगे नाम, या तो कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन दीजिए, उसको एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी नाम देंगे, या आप कुछ केमिकल्स भी यूज कर सकते हो, उसको हम केमिकल पार्थेनोकार्पी नाम देते हैं। तो जेनेटिक पार्थेनोकार्पी में हम क्या करते हैं? जेनेटिक पार्थेनोकार्पी में बेटे देखिए, जैसे ही ये एग है, एग के साथ ही मेल गेमेट फ्यूज हुआ, फ्यूजन के बाद इन्होंने जाइगोट बनाया। अब आपको पता है जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो मतलब सीड बन गया, बाहर से ओवरी कन्वर्ट हुआ होता है फ्रूट में। फॉर एग्जाम्पल ये बाहर से सारा ओवरी है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, अब ये जाइगोट है। हमें पता है जाइगोट को अगर आप ऐसे ही रखोगे, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और जब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया मतलब इसने सीड बनाया। अब हम क्या करते हैं, जाइगोट इससे पहले कि एम्ब्रियो बनाए हम इस पे एक्स-रेज डालेंगे, हम इस पे डिफरेंट म्यूटेटिंग एजेंट्स डालेंगे, और म्यूटेटिंग एजेंट्स डालने की वजह से ये जाइगोट जो है ये म्यूटेट हो जाता है, ये खराब हो जाता है, ये एम्ब्रियो ही नहीं बना पाता है। जब उसने एम्ब्रियो ही नहीं बनाया मतलब सीड ही नहीं बनाया, जब सीड ही नहीं बनाया इसका मतलब ये खुद ब खुद आगे जाके अबॉर्ट होगा, और जब ये जाइगोट अबॉर्ट हुआ आपको एक ऐसा फ्रूट मिलेगा जिसके अंदर सीड बना ही नहीं। दिस टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज नोन एज जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। अब जेनेटिक पार्थेनोकार्पी हम कैसे करते हैं? पहले हम जाइगोट बनने देते हैं। अब इससे पहले कि जाइगोट एम्ब्रियो बने और एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाए, हम जाइगोट पे ही डिफरेंट म्यूटेटिंग एजेंट्स डालते हैं, एक्स-रेज, गामा रेज, और इसका डेवलपमेंट खत्म करते हैं, इसको खत्म करेंगे। जब ये खत्म हुआ तो फ्रूट खुद ब खुद बनेगा सीड के बगैर। इसमें एक लाइन लिखेंगे आप, इफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जेनेटिक पार्थेनोकार्पी के आगे एक लाइन लिखेंगे आप मेरे बेटे, इफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स आफ्टर जेनेटिक चेंज, if parthenocarpic fruits are produced by the plants after genetic change, if parthenocarpic fruits are produced by the plants after genetic change, like mutation to stop zygote development, if parthenocarpic fruits are produced by the plants after genetic change, like mutation to stop zygote development, it's called as genetic parthenocarpy. It's called as genetic parthenocarpy. For example, novel orange, comma banana, comma pineapple. Novel orange, comma banana, comma pineapple. Novel orange, comma banana, comma pineapple. Next, एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। इसमें मैंने आपको बोला कुछ खास एनवायरमेंटल कंडीशंस देनी है, उससे भी सीड्स का बनना रुक जाता है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनते हैं। ऐसे पार्थेनोकार्पी को हम एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी नाम देते हैं। इफ पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय, शाबाश, नेक्स्ट पॉइंट एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी में लिखेंगे आप, इफ पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। हार्श मींस सख्त, बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा फॉग या बहुत ज्यादा फॉग, बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट, बहुत कम टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम पे कंडीशंस होंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस, हार्श कंडीशंस, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में सीड्स नहीं बनते हैं, और इन कंडीशंस में जो फ्रूट्स बनेंगे वो सीड्स के बगैर होंगे। दैट टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज नोन एज बेटे व्हाट? एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। इसमें लिखेंगे ए पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक फॉग। If parthenocarpy is induced by harsh environmental conditions like fog, frost.
व्यक्तिवनाचो frog comma frost comma low temperature etc. If parthenocarpy is induced by harsh environmental conditions like fog comma frost comma low temperature etc. it's called as environmental parthenocarpy. It's called as environmental parthenocarpy. It's called as environmental parthenocarpy. देखिए बेटे environmental parthenocarpy की बेस्ट एग्जांपल है there's an olive plant. कैम्बल एक साइंटिस्ट हैं, कैम्बल ने कहा अगर आप मेरे बेटे ऑलिव प्लांट को जून के महीने में फॉगी कंडीशंस दोगे, अगर आप कुछ ऐसा सेटअप बनाओगे ऑलिव प्लांट को ऑफ जून के महीने में फॉग दोगे, फॉग में इसको ग्रो कराओगे, तो आप देखोगे इसमें खुद ब खुद सीड्स का बनना खत्म होगा। जब सीड बनेगा ही नहीं मतलब ऑलिव प्लांट में आपने पार्थेनोकार्पी तो की मगर खास कंडीशंस देखी। जून में आपको क्या करना पड़ा, फॉगी कंडीशंस बनानी पड़ी। दैट मींस इट्स एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। इसमें लिखेंगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कैम्बल फाउंड Campbell found that if olive plant is exposed to fog in the month of June, it will produce parthenocarpic fruits. It will produce parthenocarpic fruits. इसी तरह मेरे बेटे कोचरन एक और साइंटिस्ट है। कोचरन कहता है अगर आप एक काम करोगे कैप्सिकम, अगर आप कैप्सिकम को क्या करोगे, इफ इट इज एक्सपोज टू वेरी लो टेम्परेचर ऑफ राउंड अबाउट 10 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर इतने कम टेम्परेचर पे आप कैप्सिकम को ग्रो कराओगे, इसमें खुद ब खुद फ्रूट्स सीड्स का बनना रुक जाएगा और ये खुद ब खुद पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में कन्वर्ट होगा। कोचरन फाउंड दैट इफ कैप्सिकम is exposed to low temperature of 10 to 16 degree centigrade, it will produce parthenocarpic fruits. अब लास्ट लिखिए केमिकल पार्थेनोकार्पी। और केमिकल पार्थेनोकार्पी में मेरे बेटे आपको पता है इसमें हमें कुछ केमिकल्स यूज करने होंगे, वो केमिकल्स सीड बनना रोकते होंगे और उससे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनेंगे, उसी पार्थेनोकार्पी को हम केमिकल पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। If parthenocarpy is induced by application of certain chemicals, शाबाश, if parthenocarpy is induced by application of certain chemicals, it's called as chemical parthenocarpy. If parthenocarpy is induced by application of certain chemicals, it's called as chemical parthenocarpy. For example, application of indole 3-ester acid, oxin. For example, application of indole 3-ester acid and alpha-naphthalene ester acid. Indole 3-ester acid, alpha-naphthalene ester acid, NaPHTHELENE, indole 3-ester acid and alpha-naphthalene ester acid in 1% concentration induces parthenocarpy. For example, application of indole 3-ester acid and alpha-naphthalene ester acid in 1% concentration induces पार्थेनोकार्पी। और वो पार्थेनोकार्पी जो है मेरे बेटे दैट रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, केमिकल पार्थेनोकार्पी। शाबाश बेटे, अब मुझे बोलो सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी क्या है। सब पहले मुझे बोलो सिग्निफिकेंस नंबर 1। सिग्निफिकेंस नंबर 1 जो है ये कस्टमर्स को ज्यादा सेटिस्फाई करता है। अगर आप मार्केट में देखेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल बहुत पहले मेरे बेटे ग्रेप्स आया करते थे जिनके अंदर सीड्स हुआ करते थे, बाद में ये सीड्स जो है जब इनको कोई बंदा खाता है तो ये थोड़ा बहुत इरिटेट करते हैं, तो कस्टमर्स ने ये वाले ग्रेप्स लेने जो है वो कम कर दिए।
फिर मार्केट में आ गए पार्थेनोकार्पिक ग्रेप्स जिनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। और अगर आपको भी बोला जाएगा इन दो में से आप कौन सा प्रेफर करते हो खाना, तो आप हमेशा प्रेफरेंस किसको दोगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की सिग्निफिकेंस नंबर 1 क्या है? इनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। इसी तरह अगर मेरे बेटे आपको जूस बनाने होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑरेंज है, नॉर्मल ऑरेंज, उसमें अंदर जाके सीड्स होते हैं। जब आप घर पे जूस बनाते हो ना, जूस बनाते टाइम की सीड्स भी क्रश हो जाते हैं। जब ये सीड्स भी क्रश होंगे उससे जूस की क्वालिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। अब अगर आप हाई क्वालिटी जूस चाहते हो, आप इस ऑरेंज के बदले नॉवल ऑरेंज यूज करो, अंदर इसमें सीड्स होंगे ही नहीं, तो कोई सीड क्रश वश होगा ही नहीं, तो जो जूस बनेगा वो होगा हाई क्वालिटी जूस। तो इसमें सिग्निफिकेंस एक दो आप लिखेंगे। नंबर 1, ग्रेट डिमांड ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इन द मार्केट। Great demand of parthenocarpic fruits in the market. Great demand of parthenocarpic fruits in the market. दूसरा लिखिए, parthenocarpic fruits are used for the production of high quality juices. Parthenocarpic fruits are used for the production of high quality juices. Parthenocarpic fruits are used for the production of high quality juices. अब देखिए बेटे, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म से कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक टॉपिक है, दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम क्या करेंगे, इसमें नोट्स जो हैं वो नोट्स मैंने बनाए, हैंड रिटन है, तो हम इंशाल्लाह जो है आपकी नई जो हाईटेक ऐप है उस पर हम ये डालेंगे, तो आप वो डाउनलोड कीजिएगा, वो नोट्स आप देखिएगा। वो आपने 11th में पढ़ा है, राइजोम, स्टेम, रूट्स से नए नए प्लांट्स बनाना, दैट्स ऑल बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको मिलेंगी, एक है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के अलावा एक और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं, एक है लेयरिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, वहां पे दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ये आप बेटा पढ़ लीजिएगा, अगर आपको लगा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो ठीक, अगर नहीं तो इनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये 15-20 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके नोट्स आपको पहले ही मिले होंगे, मुझे बस उस टाइम ही खाली एक्सप्लेन करना होगा। तो आप ये चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह थर्सडे को हम नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर क्या होगा, जो हमने बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पहले स्टार्ट किया था, उसके हमारे 3 क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। इंशाल्लाह पहले वही 3 क्वेश्चंस खत्म करेंगे, उसके बाद हम इकोलॉजी वाला टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।